हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटी के चैप्टर नंबर 2 संघवाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करने से पहले आप सभी इस रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है पॉलिटी के चैप्टर नंबर 2 संघवाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर अपन करने जा रहे हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इसके पहले ये चैप्टर पूरी तरीके से कई सारे पार्ट्स में मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इतनी सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब बारी किसकी आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो आज मैं आपको कराने वाली हूं टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ऑलराइट, ये बात क्लियर है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कैसे कराए जाएंगे, क्या क्या होगा इसमें? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए, एमसीक्यू कर लिए, अब क्या बचा जो इंपॉर्टेंट है भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 3 तरीके के फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद हम करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न और उसके बाद हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस तरीके से 3 तरीके के सवाल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में कराए जाने हैं। ऐसे टोटल 20 MIQ कराए जाएंगे। तो भाई जल्दी से लाइक कर दो और सभी को बता दो कि भाई क्लास चालू हो चुकी है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जानकारी सभी स्टूडेंट्स को शेयर करके बता देनी है। ऑलराइट, शुरू किया जाए। सभी रेडी हैं? क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर कौन देगा? आप ही देंगे। कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पता है क्योंकि आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिस करी है। चलिए तो चलते हैं। ये देखें, सबसे पहले बारी आएगी अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। और अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिनका आंसर बहुत ही छोटा सा लिखना होता है, मैक्सिमम 1.5 से 2 लाइन में मैक्सिमम, ठीक है, एक शब्द में भी उसका उत्तर हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? बता दो भाई। सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, बताइए भाई जल्दी से। संघवाद में जो हमने पढ़ा है सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, किसे कहा जाता है? तेजी से कमेंट करके बताना है भाई, फटाफट सबके आंसर आने चाहिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ आपको, जो सबसे ज्यादा और सबसे सही क्वेश्चन के आंसर देगा वो कौन होगा? वो होगा आज का स्टूडेंट ऑफ द डे। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का आज का स्टूडेंट ऑफ द डे कौन बनता है, देखते हैं। तो सबके कमेंट आने चाहिए आंसर के साथ और सही आंसर के साथ। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, देख लेते हैं। केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को देना। ठीक है, हम जानते हैं कि संघवाद में वैसे तो सत्ता के 2 स्तर होते हैं, यानी कि केंद्र और राज्य स्तर पर शक्तियों का बंटवारा होता है। लेकिन जब विकेंद्रीकरण की बात आती है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है, तो सत्ता और ज्यादा बट जाती है। कहां? एक तीसरे स्तर में भी बढ़ जाती है, यानी कि जो स्थानीय सरकार होती है, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जो किसके अंतर्गत आती है? पंचायती राज। ठीक है, जैसे कि शहरों की हम बात करें, शहरी स्तर की हम बात करें, तो शहरी स्तर पर किस तरीके से बटी होती है? नगर पालिका एवं नगर निगम। ठीक, नगर पालिका एवं नगर निगम।
ऑलराइट। और दूसरा जो पंचायती राज, उसका दूसरा स्तर किस तरीके से होता है? ग्रामीण स्तर की हम बात करें तो सबसे ऊपर होती है भाई जिला परिषद, उसके नीचे होती है ब्लॉक समिति, और उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे होती है आपकी ग्राम पंचायत। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? सत्ता का विकेंद्रीकरण, बात आगे समझ में कि केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे देना। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक की? बढ़ा जाए आगे। और हाँ भाई, जो पंचायती राज है, शहरी स्तर का हो चाहे जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, इस स्तर का हो, इनको पैसा कौन देता है, यानी कि ना फाइनेंशियल हेल्प कौन करता है? राज्य सरकार करती है। कौन? राज्य सरकार करती है, और अलग अलग राज्य सरकारों के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित सूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? बताओ भाई, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो 8वीं अनुसूचित सूची है, 8th शेड्यूल है, उसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? बहुत आसान सवाल है, चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तेजी से कमेंट आना चाहिए। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, जो सबसे ज्यादा और सबसे सही आंसर देगा वो होगा आज का स्टूडेंट ऑफ द डे। चलिए देखा जाए आंसर। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित सूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। एक तो हो गई आपकी हिंदी प्लस 21 अदर लैंग्वेजेस। क्लियर? चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थानीय शासन वाली कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती हैं? बताइए, स्थानीय शासन वाली कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती हैं? बताइए जल्दी से। अभी जब मैंने आपको सत्ता का विकेंद्रीकरण समझाया था, उसी में मैंने ये बात बताई थी। थोड़ा सा ध्यान करो, अभी अभी क्या पढ़ा था आपने? स्थानीय स्वशासन वाली कौन कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती हैं? देखा जाए, चेक किया जाए। चलिए, तो नगर पालिका और नगर निगम कौन कौन सी संस्थाएं हैं? स्थानीय शासन वाली नगर पालिका और नगर निगम ऐसी संस्थाएं हैं जो शहरों में काम करती हैं, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज जो है शहरों में काम करती हैं। 3 सवाल हो चुके हैं, चौथा सवाल है, सबका आंसर आना चाहिए। एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? भाई चैप्टर में तो हमने संघवाद पढ़ा है, संघात्मक शासन व्यवस्था पढ़ी है। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था का कंसेप्ट तो क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया है? एकात्मक शासन। क्या पूछा गया है? एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो बता दो भाई जल्दी से कमेंट करके, किसे कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था? चेक किया जाए। जिसे संघात्मक कहते हैं उसके ठीक अपोजिट एकात्मक का स्वरूप आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है। क्या होता है? शासन का एक ही स्तर होता है। ठीक है, कौन सा स्तर होगा भाई? केंद्र सरकार का ही स्तर होगा। एक ही स्तर से क्या मतलब होगा? केंद्रीय स्तर। केंद्रीय स्तर। ऑलराइट, क्लियर है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में सत्ता जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य बटी होती है, और अगर हम उसमें डिसेंट्रलाइजेशन को और ऐड करें तो पंचायती राज भी जुड़ जाता है, यानी कि स्थानीय स्तर पर भी सत्ता का बंटवारा होता है। चलिए, 4 सवाल हो चुके हैं, 5वां सवाल है, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? बता दो भाई, चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? जल्दी बताना है भाई, तेजी से। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के अपने अपने संघर्षों के बारे में आपने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी में, और जब वहां पर संघर्ष उत्पन्न हुआ तो बेल्जियम ने अपनी शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या किया था, और उस सरकार का स्वरूप क्या निकल के आया था, वो आपको बताना है। तो बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है देख लेते हैं। तो बेल्जियम में है संघीय सरकार। किस प्रकार की सरकार है? संघीय सरकार है बेल्जियम में। ऑलराइट,
चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6, पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? बताइए जरा जल्दी से, पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? कौन बताएगा सबसे फास्ट? तेजी से बताना है, देखा जाए आंसर। तो पंचायत समिति के गठन की हम बात करें तो विभिन्न पंचायतों के पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा मिलकर जो अलग अलग पंचायतें हैं, ठीक है, उनके जो सदस्य हैं उन सबको मिला के एक कमेटी बनाई जाती है, जिसे पंचायत समिति या पंचायत कमेटी के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? बता दो भाई जल्दी से, सबसे आसान सवाल है आज का। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से। मेयर या महापौर कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मेयर या महापौर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? बताओ भाई, समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, जो कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में विषय दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिए गए हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? जल्दी से कमेंट आना चाहिए, बताइए भाई बताइए। तो समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कौन कौन? केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती हैं। ऑलराइट, चलिए तो 8 सवाल हो चुके हैं, अब है 9वां सवाल। भारत के राज्यों में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाने वाली संस्था का क्या नाम है? बताइए, भारत के राज्यों में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाने वाली संस्था का क्या नाम है? कौन बताएगा भाई? राज्यों में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन दिए जाएं? ऑप्शन तो नहीं दिए जाएंगे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन नहीं मिलते हैं। आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है राज्यों में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाना। क्लियर? जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, नेशनल इलेक्शन कमीशन की। ठीक उसी प्रकार से भारत के राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने वाली संस्था का नाम है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और जब भी किसी भी राज्य में या देश में चुनाव होते हैं, ठीक है, तो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं? वो काम करते हैं उस निर्वाचन आयोग के। जैसे कि मान लो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो रहे हो, तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, नेशनल इलेक्शन कमीशन, तो उसके अंडर में काम करेंगे। अब जैसे पंचायतों या नगर पालिका के चुनाव होंगे तो वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो सारे ऑफिसर्स किसके अंडर में काम करेंगे? सबके सब काम करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के। चलिए 9 सवाल हो चुके हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ, और अब शुरू करते हैं हम आज के लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। और लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है और आज की सीरीज में 10वां सवाल है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? बताओ भाई, शॉर्टकट में बता दो, डिटेल में मैं बता दूंगी आपको। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? बताइए भाई जल्दी से। केंद्र और राज्यों के बीच भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस रूप में आपको देखने को मिलता है? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी 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 चेक किया जाए भाई। चलिए तो देखें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। अब देखो सीधी सी बात है, सवाल क्या पूछा गया है? शक्तियों का बंटवारा किसके बीच? केंद्र और राज्य के बीच। अब शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाएगा? इससे क्या मतलब है? यानी कि कुछ काम केंद्र सरकार को सौंपे जाएंगे, कुछ काम राज्य सरकार को सौंपे जाएंगे।
बात आ रही समझ में? कुछ काम केंद्र सरकार को, कुछ काम राज्य सरकार को सौंपे जाएंगे। अब वो काम भी निर्धारित होंगे कि ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ विषय निर्धारित करे गए, ठीक है, और वो विषय आपस में बांट दिए गए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, और कानून बना के उन्हें कहा गया कि इन पर काम करने का अधिकार आपका है। ठीक, अब उन विषयों को अलग अलग सूची में रखा गया। तो वो सूची कौन कौन सी है? सबसे पहले आपको 3 सूचियों पर ध्यान देना है। कौन कौन सी है वो 3 सूची? एक है आपकी संघ सूची, फिर है राज्य सूची, फिर है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है, ठीक है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है ये होता है केंद्र सरकार के पास। यानी कि ये सारी शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से विषय हैं? अब ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है? तो देखें, प्रतिरक्षा है, यानी कि सुरक्षा, सिक्योरिटी, विदेश, ठीक है, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, यानी कि इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे होगा? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ही होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है राज्य सूची की। ठीक है, तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य सरकार का अधिकार होगा। ऑलराइट, अब राज्य सूची के कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है? तो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, जो कि प्रांतीय महत्व के विषय हैं। प्रांतीय महत्व यानी कि राज्य के विषय हैं जिन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। तो केंद्र और राज्य में शक्तियों का ये बंटवारा हो गया। और हाँ जी, सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट नहीं है, कई सारे सब्जेक्ट हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं जिनके नाम आपको बताए गए हैं। ठीक, फिर आती है भाई समवर्ती सूची। अब भाई केंद्र और राज्य में बराबर शक्तियों को बांट दिया। अब ये समवर्ती सूची क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? है ना, तो इसके तो नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि दोनों को होगा। किस किस को? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए होगा। केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों का अधिकार होगा। क्लियर हो गई बात? अब समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से विषय आते हैं उनको देख लेते हैं। तो शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना। कौन कौन से विषय हैं? शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है, विवाह है और गोद लेना है। अब हम जानते हैं अवशिष्ट शक्तियों के बारे में। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? ठीक है, वैसे तो ये बंटवारा हो गया संघ सूची में, राज्य सूची में, और जो विषय बचे उन पर, मतलब कुछ ऐसे विषय कि जिन पर दोनों का अधिकार होता है। ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों की जरूरत होगी कानून बनाने की, तो वो विषय रख दिए समवर्ती सूची में। और हाँ, एक बात और सुन लो, यहीं पर एक कंसेप्ट और क्लियर कर देती हूं। जितने भी समवर्ती सूची के विषय हैं, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाएगी, ये बात है। लेकिन अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच इन विषयों पर कानून बनाने को लेकर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, कोई भी डिस्प्यूट राइज होता है, तो क्या होगा? फिर किसके द्वारा बनाया गया कानून माना जाएगा? केंद्र सरकार। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर समवर्ती सूची के विषयों पर बनाए गए कानून में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद उत्पन्न होता है किसी भी तरीके का, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही माना जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब भाई अवशिष्ट शक्तियां क्या है इसको भी देख लेते हैं। ये कौन सी अलग सी चीज आ गई भाई? अवशिष्ट शक्तियां। अब कुछ विषय ऐसे भी हैं जो इन तीनों में नहीं जोड़े गए हैं। ठीक है, तो वे विषय जो ऊपर के तीनों सूचियों में नहीं है तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ही है। ठीक है,
वे विषय जो ऊपर के 3 सूचियों में नहीं है और जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ऑलराइट, चलिए लघुत्तरीय प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। स्थानीय सरकार से क्या मतलब है? स्थानीय सरकार से क्या मतलब है? यानी कि लोकल गवर्नमेंट। भाई लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट यानी कि अपने नगर पालिकाएं और पंचायती राज की बात हो रही है, पंचायतों की बात हो रही है। ठीक है, तो स्थानीय सरकारों का महत्व बताना है कि क्या है लोकल गवर्नमेंट का महत्व, जिसको 1992 के संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उस स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट का महत्व क्या है? बता दो भाई, जल्दी जल्दी बता दो। सभी को पता है क्योंकि सभी के यहाँ भाई आप या तो ग्राम पंचायत से ब्लॉक बिलोंग करते होंगे, या ब्लॉक से, या फिर जिला से। ठीक है, या फिर आप कहाँ से होंगे, या आपके यहाँ नगर पालिका होगी या नगर निगम होगा, कुछ तो होगा। तो भाई पता तो होगा कि इनका महत्व क्या है। जिस जगह पर आप रह रहे हो वहां का शासन, जो भी स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट संभाल रही है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वो आपसे पूछा गया है। बात आ रही समझ में? कनेक्ट कर पा रहे हो? तो जल्दी से सोचो कि जहां आप रहते हो वहां जिस प्रकार की सरकार है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। सोचो सोचो और जल्दी से कमेंट करके बताना है। तब तक मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ। देखो भाई, स्थानीय सरकारों का महत्व हमसे पूछा था, तो देखो क्या है भाई, एक एक करके इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहली बात क्या कही गई है कि अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है। एक एग्जाम्पल के जरिए इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे कि आपकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे कि एक नगर में पानी की व्यवस्था करवाना, बिजली की व्यवस्था करवाना, साफ सफाई करवाना, ये सारी व्यवस्थाएं किसकी होती हैं? उस स्थानीय सरकार की, लोकल गवर्नमेंट की। आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हो, जिस प्रकार की सरकार है वहां पर, उसकी सारी जिम्मेदारी है। अब अगर आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, आपके गांव में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा, तो आप कहाँ जाएंगे बताइए? अपने स्टेट की विधानसभा में जाएंगे क्या? या वहां सुनवाई नहीं होगी तो आप कहाँ जाएंगे? आप दिल्ली जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे सुनवाई करने, या फिर कोर्ट में जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप? इन तीनों में से कहीं नहीं जाएंगे। आप वहां जाएंगे जहां पर आपकी स्थानीय सरकार है। नगर पालिका में जाएंगे, ग्राम पंचायत में जाएंगे, नगर निगम में जाएंगे, बोलेंगे भाई 2 दिन से हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? वहां की लोकल गवर्नमेंट की, स्थानीय सरकार की। तो ये जो अनेक समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्याएं हैं, उसका निपटारा कहाँ होगा? स्थानीय स्तर पर होगा, उसके ऊपर के स्तर पर नहीं होगा। महत्व आ गया समझ में? फिर दूसरी बात, लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहां और कैसे खर्च करना है। अब सबसे पहले तो आप ये बताओ कि सरकार किसके दम पर चलती है? ओवरऑल सरकार किसके दम पर चलती है? आपके दम पर, जनता के दम पर चलती है। ठीक है, क्योंकि जनता के वोट के माध्यम से चलती है, और जनता, देश की जनता जो टैक्स देती है, जो कर भरती है, उसी के माध्यम से सरकार का खर्चा चलता है और आपके लिए सरकार काम करती है। ठीक है, तो लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि जो हमने टैक्स भरा है, ठीक है, उसका पैसा कहाँ लगना है और कैसे खर्च होना है, ये भी एक महत्व है। ठीक है, फिर उसके बाद स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। जी हाँ, जैसा कि हमने पढ़ा था, जैसे मान लो ग्राम पंचायत है, उसके जितने भी सदस्य हैं सभी मिलकर फैसले लेते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी लेना संभव हो जाता है कि भाई हमारे गांव में, शहर में, नगर में ये समस्या है, इसका समाधान कैसे किया जाएगा, इस मामले में फैसले कैसे लिए जाएंगे। तो जनता की सीधी भागीदारी हो जाती है, क्योंकि हमारे स्थानीय स्तर के मसले हैं, स्थानीय स्तर पर सुलझाए जाते हैं और जनता सीधी भागीदारी वहीं के वहीं ले लेती है। क्लियर? अब चौथा महत्व क्या है? चौथा महत्व है सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाना।
जी हाँ, क्योंकि जनता फैसले लेने में सीधी भागीदार बन जाती है और जब स्थानीय स्तर पर ही सरकार का निर्माण किया जाएगा तो स्थानीय स्तर पर ही जनता सरकार से जुड़ पाएगी। ठीक है, यानी कि सीधी भागीदारी उसकी स्थानीय स्तर पर ही सत्ता में हो पाएगी। क्लियर? उसके बाद स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप है। बिल्कुल है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही है कि हर एक स्तर पर सत्ता को बांटा गया है और जिसमें सबसे नीचे का स्तर कौन सा है? स्थानीय स्तर, जहां जनता सीधे शासन से जुड़ रही है। किसके माध्यम से? विकेंद्रीकरण के माध्यम से, डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से। ऑलराइट, क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। अब क्या बात है? क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की संघीय व्यवस्था में, ध्यान से सुनिएगा, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। बेल्जियम के बारे में हमने जाना था चैप्टर नंबर 1 में। तो भारत में भी संघीय व्यवस्था है, बेल्जियम में भी संघीय व्यवस्था है, दोनों जगह है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि भारत की संघीय व्यवस्था और बेल्जियम की संघीय व्यवस्था में एक मिलती जुलती विशेषता क्या है और दोनों की संघीय व्यवस्थाएं जो हैं अलग कैसे हैं। ठीक है, मिलता जुलता स्वरूप भी बताना है और अलग अलग स्वरूप भी बताना है, दोनों बातें बतानी है। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने ये सीखा था, जब चैप्टर नंबर 2 आपको पढ़ाया था तब भी मैंने ये बात आपको सिखाई थी। याद आ रहा है कुछ? लेक्चर अटेंड करे हैं सारे? अगर लेक्चर अटेंड करे होंगे तो ये बात आपको याद होगी। चलिए देखा जाए फिर आंसर। देखो भाई, तो भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। क्या है बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता? देखो भाई, भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है, क्या है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है। बिल्कुल है, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, ठीक है, जिसे हम संघ सरकार के नाम से भी पुकार सकते हैं। ठीक है, फिर है अलग अलग राज्य के लिए राज्य सरकारें हैं। ठीक है, अलग अलग राज्य के लिए। ठीक, ये हो गए आपके अलग अलग राज्य। ये क्या है भाई? ये है आपकी राज्य सरकार है। और ऐसा ही बेल्जियम में भी है। बेल्जियम में किस प्रकार का है? बेल्जियम में 2 भाषा समूह वाले लोग रहते हैं, डच भाषा और फ्रेंच भाषा। तो उनके लिए अलग अलग सरकार का गठन कर दिया और ऊपर तो भैया बेल्जियम की सरकार है ही, केंद्र सरकार है ही। ठीक इसी तरीके से भारत में भी केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है और जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी अलग अलग राज्य सरकारें हैं। ठीक है, ये कैसा है? ये दोनों का मिलता जुलता स्वरूप है, बेल्जियम और भारत की संघीय व्यवस्था का। फिर क्या है? बेल्जियम से एक अलग विशेषता क्या है? देखी जाए तो बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश की 2 क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी हैं। बेल्जियम में क्या किया है? बेल्जियम ने अपनी शक्तियां, केंद्र सरकार की शक्तियां, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर देश की 2 क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी हैं, यानी कि जो डच भाषी लोग हैं और फ्रेंच भाषी लोग हैं उनके लिए सौंप दी हैं। ठीक है, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। भले ही सबके पास अपनी अपनी सत्ता है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर भारत में, लेकिन कुछ मामलों में केंद्र सरकार राज्य पर क्या रखती है? अपना कंट्रोल रखती है, अपना नियंत्रण रखती है। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं है। बेल्जियम में बस स्तरीय शासन व्यवस्था तो है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेल्जियम की केंद्र सरकार ने अपनी अनेक शक्तियां देश की 2 अलग अलग सरकारों के लिए सौंप दी हैं। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 1992 के संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? 1992 में संविधान संशोधन किया गया था, ये बात हम सभी को पता है। ठीक है, तो 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में,
ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे। जब 1992 का संशोधन किया गया था पंचायती राज के लिए, तो क्या प्रावधान करे गए थे, सीधी सी बात ये पूछी है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। पहली बात क्या थी इसमें? पहली बात थी कि स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य है। जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, लोकल बॉडीज है, हाँ, तो लोकल बॉडीज एंड स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य है। नियमित रूप यानी कि हर 5 साल पर, ठीक है, 5 साल के, प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर। ऑलराइट, फिर उसके बाद अगला प्रावधान क्या किया गया है कि कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करी गई हैं। जी हां, पंचायती राज में, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के तहत 1/3 रिजर्वेशन किसको दिया गया है? 1/3 रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया गया है। 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन। ऑलराइट, और हाँ, कई राज्यों में, कुछ राज्यों में ये आरक्षण महिलाओं के लिए पंचायती राज में 50% भी दिया गया है, यानी कि 1/2 सीटों पर, ठीक। और 1/3 का मतलब क्या होता है? 33%, ठीक है। फिर क्या है? हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। पहले भी हम ये बात जान चुके हैं, ठीक है। तो हर एक स्टेट में पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी स्थापना करी गई है, ठीक है। फिर अगला प्रावधान क्या है कि राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को भी देना पड़ा है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें अपने राजस्व यानी कि रेवेन्यू यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी कर आता है, टैक्स आता है, वो किसको देती है? उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, पूरा नहीं, अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकाय यानी कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं को देना होता है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प के जरिए ही स्थानीय सरकारों यानी कि लोकल गवर्नमेंट का शासन चल पाता है। ऑलराइट, तो बात आ गई समझ में कि 1992 के संविधान संशोधन के तहत विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास या प्रावधान या प्रोविजंस किए गए थे, ठीक है। क्या क्या किया गया था? जल्दी से 30 सेकेंड में रिपीट करते हैं अपन। लोकल बॉडीज के चुनाव नियमित रूप से कराना है प्रत्येक 5 साल पर, 1/3 सीटें, 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन। उसके बाद हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है। आखिरी बात है कि राज्य सरकार जो है लोकल बॉडीज को क्या देंगी? अपने राजस्व का और अधिकारों का कुछ हिस्सा देगी ताकि उनका शासन संचालन हो सके। ऑलराइट, बढ़ा जाए आगे, चलिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की भाषा नीति क्या है? बताइए भाई, भारत की भाषा नीति, भारत की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? भारत में कई सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, क्या कहते हो? कई सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, और एक स्टेट के अंदर भाषा के अलावा कई सारी बोलियों को बोलने वाले लोग रहते हैं। भाषा अलग है, बोली अलग है। जैसे कि भाषा क्या हो गई? हिंदी हो गई, ठीक है। अब बोली क्या हो गई? बोली जैसे बुंदेलखंडी, बघेलखंडी हो गई, आपकी मालवी, निमाड़ी हो गई, पहाड़ी, ऐसी कई सारी बोलियां हैं, ठीक है। तो भारत की भाषा नीति क्या है? जब इतनी सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग एक देश में रहते हों, कई सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हों, तो भाई हर व्यक्ति क्या करेगा? अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानेगा, भाषा के आधार पर अपने अधिकारों की डिमांड करेगा, ठीक है। तो भारत को क्या जरूरत पड़ी? भारत को एक अपनी भाषा नीति बनाने की जरूरत पड़ी। किस तरीके से बनाई, जान लेते हैं वो भी। तो देखें, भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर, ध्यान से सुनिएगा, भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो हम बात करें
भारत की कुल कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है? तो टोटल ऐसी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है, जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है। और किस अनुसूची में शामिल किया गया है इन 22 भाषाओं को? हमारे भारत देश के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि 12 शेड्यूल हैं। उसमें से जो 8वां शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। उसमें इन 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, दर्जा दिया गया है। ऑलराइट, तो भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया, ठीक है? तो आप ये मत सोचें कि हिंदी जो है हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है? हिंदी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भारत में 40% जो है आबादी हिंदी बोलती है, ठीक है? 40% जनसंख्या भारत की हिंदी बोलती है और बाकी की 60% जनसंख्या कौन सी भाषा बोलती है? अन्य भाषाएं बोलती हैं, ठीक है? अन्य भाषाएं बोलती है। क्लियर हो रही है बात? तो क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना सही रहेगा? अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया तो जो अन्य 22 भाषाएं हैं जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है, जो 8वीं अनुसूची में संविधान में हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, तो क्या उनके साथ न्याय होगा? क्या अगर राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को दे दिया, जो भारत की 40% जनसंख्या बोलती है, तो बाकी 60% जनसंख्या जो अन्य भाषाओं को बोलती है, उनकी भाषाओं का क्या? तो क्या ऐसे में भाषागत विवाद नहीं उठेगा? ठीक है, बात आ रही समझ में? यानी कि 60% लोग ऐसे हैं जो गैर हिंदी भाषी हैं, यानी कि हिंदी भाषा को नहीं बोलते हैं। क्लियर? ये बात क्लियर? अब देखो, अब क्या किया है? अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया है। जो बातें भारत की भाषा नीति में कही गई हैं, वो सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। तो अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, विशेषकर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए, क्योंकि 60% आबादी ऐसी है भारत में जो अन्य भाषाओं को बोलती है, हिंदी भाषा को नहीं बोलती है। हिंदी भाषा को नहीं बोलती है, इसीलिए उन्हें गैर हिंदी भाषी प्रदेश कहा गया है। ठीक है, तो उनकी समस्या को देखते हुए अंग्रेजी को राजकीय भाषा, नॉट राष्ट्रीय, राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। अब आप बोलोगे ये राजकीय भाषा क्या होती है? राजकीय भाषा होती क्या है? यानी कि जो सरकारी कामकाज की भाषा है, उसके रूप में अंग्रेजी को मान्यता दी गई है, ताकि सभी लोग समझ पाए, विशेषकर वो लोग जो गैर हिंदी भाषी हैं और उनकी आबादी 60% है। क्लियर हो गई बात? अब अगली बात क्या है कि सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष ख्याल रखा गया है। बिल्कुल रखा गया है। जब तो 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को किसमें शामिल किया गया है? भारत की संविधान की अनुसूचित भाषा की सूची में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑलराइट, चलिए अब आपके लिए एक होमवर्क दिया जाए, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक होमवर्क दिया जाए आपको। तो होमवर्क ये है कि जो 22 भाषाएं हैं भारत की, जिनको भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, उन 22 भाषाओं के नाम आपको पता करने हैं और मुझे कमेंट में आपको बताने हैं। ऑलराइट, चला जाए फिर आगे। चलिए चलते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अपन आ चुके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या कहता है सवाल? 1992 से पूर्व विकेंद्रीकरण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। 1992 से पहले क्यों पूछा हमसे? क्योंकि 1992 तक पंचायती राज, विकेंद्रीकरण यानी कि पंचायती राज, नगर पालिकाएं, ये सब बात आती है। तो 1992 तक जो है, इनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। 1992 में 73वां और 74वां संशोधन किया गया और क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं को संविधान में दर्जा दिया गया था।
तो जब तक संविधान में दर्जा नहीं दिया था उसके पहले इनकी स्थिति क्या हुआ करती थी, उसी को लेके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1992 से पहले विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का क्या स्वरूप था। क्लियर? देखो भाई क्या स्वरूप था, तो देखें सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी। जैसा स्वरूप अभी दिखाई देता है, स्वरूप तो वही था, स्थापना थी। ठीक है कि गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें थी और शहरों के स्तर पर नगर पालिका थी। ठीक है, ये बात पहले भी थी, ये बात अब भी है। फिर स्थानीय संस्थाएं राज्य सरकारों के अधीन रखी गई थी। ठीक है, स्थानीय सरकारें राज्य सरकारों के अधीन रखी गई थी, अभी भी है। ठीक है, फिर स्थानीय संस्थाओं के चुनाव नियत समय पर नहीं कराए जाते थे। जब 1992 का संशोधन नहीं हुआ था उसके पहले की बात हो रही है। स्थानीय संस्थाएं यानी कि जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो ग्राम पंचायतें हैं या नगर पालिकाएं हैं, उनके चुनाव नियत समय पर नहीं कराए जाते थे, यानी एक निश्चित समय पर नहीं कराए जाते थे, जैसा कि वर्तमान में है। वर्तमान में प्रत्येक 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। फिर क्या है, स्थानीय संस्थाओं के पास ना अपना अधिकार था और न संसाधन थे। स्थानीय सरकार को ना उनके कोई अधिकार दिए गए थे और ना ही उनके पास अपने संसाधन थे। तो इस तरीके का स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान में उनके पास अपने अधिकार हैं और उनके पास अपने संसाधन भी हैं। और उनको कर कहां से मिलता है, यानी कि पैसा कहां से मिलता है, राजस्व कहां से मिलता है, वित्तीय सहायता या फाइनेंशियल हेल्प कहां से मिलती है, कहां से मिलती है, राज्य सरकारों से मिलती है। क्लियर? तो ये हो गया 1992 से पूर्व विकेंद्रीकरण का स्वरूप। अब देखें संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। चलिए तो देख लेते हैं। देखें संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था एवं इसकी विशेषताएं। तो संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है। ठीक है, संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखनी है। तो संघीय व्यवस्था में सत्ता कहां बटी होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार, उसके नीचे होती है भाई राज्य सरकार, और उसके नीचे भाई स्थानीय सरकार भी है भारत में। तो ठीक है, इस तरीके से ये 3 स्तर में हमें भारत में सरकार की संरचना दिखाई देती है। फिर क्या है, संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। बिल्कुल, 2 स्तर ये हो गए, 2 से अधिक स्तर ये हो गया। ठीक है, फिर क्या है, केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकारें राज्य से संबंधित विषयों पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, क्योंकि संघवाद ही कहता है कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का बराबर बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा कुछ विषयों के माध्यम से किया गया है। उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अलग अलग होता है। ऑलराइट, क्लियर? चलिए, दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं, चाहे वो केंद्र स्तर की सरकार हो चाहे वो राज्य स्तर की सरकार हो। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर रहकर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। उसके बाद केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि किसके कितने अधिकार क्षेत्र हैं। बराबरी से उन्हें विषयों को बांट दिया है, शक्तियों को बांट दिया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार उनका ही होता है। तो ये हो गई भाई संघवाद की विशेषताएं। अब आया है भाई दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न चालू हो चुके हैं और क्वेश्चन है कि एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बताइए भाई, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच क्या अंतर दिखाई देता है। संघात्मक के बारे में सारी बातें हमें पता ही है। अब एकात्मक में वो बातें आ जाएंगी जो संघात्मक में नहीं है। अंतर क्या कहता है, अंतर की बात यही होती है कि एक में वो चीज है, एक में वो चीज नहीं है, बात खत्म। ठीक है, तो देखें एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर।
देखो भाई, एकात्मक शासन व्यवस्था की हम बात करें तो इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है। एकात्मक शासन में कौन शक्तिशाली है? एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, क्योंकि एक ही स्तर की सरकार है। सीधी बात है, शक्ति किसके पास है? सिर्फ एक सरकार के पास केंद्रीय स्तर पर शक्ति है। उसके बाद क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है। क्या कहा गया है? एकात्मक शासन व्यवस्था में अगर संविधान संशोधन होना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना है, तो वो कौन करेगी? वो करेगी केंद्र सरकार ही करेगी। उसके बाद क्या कहा गया है? शक्तियां एक जगह पर केंद्रित होती हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में हम शक्तियों की बात करें तो शक्तियां कहाँ होती हैं? शक्तियां एक जगह पर ही केंद्रित होती हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही वो सारी शक्तियां होंगी। फिर अगला क्या है? इसमें एक ही नागरिकता होती है। ठीक है, एक देश की सिर्फ एक ही नागरिकता होती है। ठीक है, दोहरी नागरिकता नहीं होती। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि अमेरिका नाम के देश की नागरिकता अलग होगी और अमेरिका के अंदर जितने भी राज्य आते हैं, जो व्यक्ति जिस राज्य में निवास करता है उसकी नागरिकता उसकी अलग होगी। ठीक है, फिर केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियां ले सकती है। केंद्र सरकार वापस राज्यों से शक्तियां ले सकती है अगर उनको दी गई हैं तो। ठीक है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा? केंद्र ही शक्तिशाली होता है। संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करेगी। शक्तियां एक जगह होती है, एक ही नागरिकता होगी और केंद्र सरकार राज्य सरकार से शक्तियां वापस ले सकती है। एकात्मक शासन व्यवस्था की बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की तरफ। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? इसमें केंद्रीय सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता के बारे में बताया गया है कि केंद्रीय सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्य में शक्तियां बटी होती हैं। ठीक है, फिर इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती, जबकि एकात्मक में कौन करता था? सिर्फ केंद्र सरकार। इसमें राज्यों की सहमति भी चाहिए कुछ मामलों में अगर संविधान संशोधन करना है तो। ठीक, फिर शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती हैं। बिल्कुल विभाजित होती हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर। ऑलराइट, फिर क्या कहा गया है कि कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। कई, अब इस शब्द पर ध्यान देना, कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन सभी में नहीं, क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिकता है। जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी सिटीजनशिप क्या है, आपकी नागरिकता क्या है, तो आप क्या लिखते हैं? भारतीय, इंडियन। आप ये तो नहीं लिखते कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बिहार से हूँ, मतलब हो आप, लेकिन आपके पास वहां की नागरिकता तो नहीं है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश की नागरिकता है, बिहार की है, मध्य प्रदेश की है, कि पंजाब की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, बंगाल की, कुछ भी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है लेकिन सभी में नहीं। जैसा कि भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिकता है, भारतीय होने की, इंडियन होने की। ठीक है, फिर क्या है? दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। केंद्र और राज्य स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। जो भी विषय इनमें बांटे गए हैं उन पर कानून बनाने का इनका अपना अपना अधिकार होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था में अंतर अक्सर पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लेना है कॉपी में और बार बार इसका रिवीजन भी करना है। ऑलराइट, बढ़े आगे, चलिए। अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। केंद्र राज्य संबंध पढ़ा था हमने। केंद्र और राज्यों के संबंधों में जो बदलाव आए हैं उसका वर्णन करना है, कर लेते हैं। तो देखें, केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलाव। पहली बात करते हैं, विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की भी सरकारें हैं।
अगर हम अलग अलग राज्य को देखें तो अलग अलग राज्यों में के अंदर भी कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। फिर गठबंधन सरकारों के आने से केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। किस तरीके से? अब इस लाइन को ध्यान से सुनना, यहां पर केंद्र राज्य संबंध किस तरीके से दिखाई देता है। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझना, पूरा कंसेप्ट आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है। गठबंधन सरकार, सबसे पहले तो गठबंधन सरकार होती क्या है इसको समझ लेते हैं। क्या होती है गठबंधन सरकार? पढ़ाया है मैंने भाई, जल्दी कमेंट आ जाना चाहिए कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। गठबंधन सरकार यानी कि जब बहुत सारी सरकारें, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, जब चुनाव में किसी एक राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर क्या करती हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल मिलकर क्या करते हैं, एक साथ मिलकर अपनी एक सरकार बना लेते हैं जिसे कहा जाता है गठबंधन की सरकार। अब ध्यान से सुनिएगा, गठबंधन सरकार के आने से केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। बात आ रही समझ में? इसको समझना कि जैसे केंद्र सरकार में गठबंधन की सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार में गठबंधन की सरकार है, ये अपन बात करेंगे यहां से केंद्र की, ठीक, ये है केंद्र, और केंद्र में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके, ठीक है, ये है पॉलिटिकल पार्टीज के नाम ABCDE। मान लो इन 5 पार्टी ने मिलके अपनी क्या बना ली है, गठबंधन सरकार बना ली है। ये कैसी सरकार है? गठबंधन सरकार है, ठीक है। यानी कि हर एक पार्टी जो है, हर एक राजनीतिक दल जो है केंद्र की सत्ता में बैठा है, शीर्ष पर बैठा है। अब हम राज्यों की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? राज्यों की बात करें। अब राज्य में जैसे कि ये 1 नंबर का राज्य है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब यहां पर हम पार्टी भी बना लेते हैं। 1 नंबर के राज्य में A नाम की पार्टी है, 2 के में C की पार्टी है, 3 के में E की पार्टी है, इसमें D की पार्टी है और इसमें B की पार्टी है, मान लो, ठीक है। अब भाई यहां से इस राज्य का व्यक्ति यहां बैठा है, बिल्कुल बैठा है, केंद्र पर बैठा है, शीर्ष पर बैठा है। C पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता इधर बैठा है। E पॉलिटिकल पार्टी की भी सत्ता यहां है, D की यहां है, B की भी भाई केंद्र में है। क्लियर हो रही है बात? अब जब हर एक राज्य में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता है और उनके नेता शीर्ष पर बैठे हुए हैं, गठबंधन की सरकार बनाए हुए हैं, तो क्या केंद्र सरकार किसी अन्य राज्य के मामले में अपनी मनमानी कर सकती है? जैसे कि मान लो ये गठबंधन की सरकार है, केंद्र में बैठी है, वो बोले कि भाई सी राज्य जो है, सी राज्य को हम उतनी सुविधाएं नहीं देंगे, ठीक है, या फिर यहाँ की सरकार भंग कर दी जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सी पॉलिटिकल पार्टी जो है, इनके नेता भी गठबंधन की सरकार में है, तो ये तो इनका बचाव करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो इनका ध्यान रखेंगे कि नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, यानी कि एक समय पर ऐसा भी होता आया है कि जैसे शीर्ष में, केंद्र में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता है और राज्य में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है उनको भंग भी कर देती थी अपनी मनमानी से, नियमों के विरुद्ध जाकर। लेकिन अब गठबंधन सरकार के तहत केंद्र सरकार राज्यों से मनमानी नहीं कर सकती। क्लियर कंसेप्ट? चलिए अगली बात क्या है इसमें? अगली बात है केंद्रीय राजस्व में राज्यों को दी जाने वाली राशियों में बढ़ोतरी। केंद्र राज्य संबंध के रूप में हमें यह दिखाई देता है कि केंद्रीय राजस्व में राज्यों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी करी गई है। यानी कि केंद्र सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसमें से राज्य सरकारों को जो पैसा दिया जाता है उसमें भी बढ़ोतरी करी गई है। ठीक, फिर अगली बात क्या है? केंद्र राज्य तनाव में कमी हो गई। जब दोनों मिलजुल कर काम करने लगे तो दोनों के बीच जो तनाव था वो कम हो गया। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हुआ, तनाव कम हुआ तो सुधार भी हुआ।
उसके बाद केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्यों के हितों का भी ख्याल रखा जाता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कोई भी योजना बनाती है तो वो सिर्फ खुद का फायदा नहीं देखी, हर एक राज्य का फायदा देखती है। और कोई भी योजना जब केंद्र सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, तो वो पूरे देश के लिए बनाती है। पूरे देश में सारे राज्य आते हैं तो हर राज्यों का भला होता है। क्लियर? क्लियर हो गई बात कि केंद्र और राज्यों के संबंधों में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। और जो मैंने आपको गठबंधन सरकार का कंसेप्ट बताया है वो भी क्लियर हो गया। जल्दी बताएं भाई, जल्दी फटाफट। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ गठबंधन सरकार का, किस तरीके से गठबंधन सरकारें बनती हैं और काम करती हैं, और उस गठबंधन सरकार का राज्यों पर किस तरीके से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑलराइट, क्लियर? बढ़ा जाए आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, पता है हमें कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य सिद्धांतों को लिखो। साबित करो कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, बताना है भाई, कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण या कुछ बातें, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल आपको बताने हैं जिनके आधार पर आप प्रूफ कर पाए कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। देखा जाए आंसर। चलिए देखो भाई, हमने पहला प्रूफ दिया है कि भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तरों की सरकारें हैं। और संघात्मक शासन व्यवस्था की जब बात आती है तो संघात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप हमें कैसा दिखाई देता है। संघवाद की परिभाषा क्या होती है कि जब सरकार की शक्तियों को अलग अलग स्तरों में बांट दिया जाता है, यानी कि शक्तियों का बराबर विभाजन किया जाता है हर एक स्तर पर, तो इसे संघवाद कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सरकारें हैं, ये बात हम जानते हैं। इससे प्रूफ होता है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है क्योंकि शक्तियों का बंटवारा अलग अलग स्तर पर किया गया है। और हमारे भारत देश में कुल मिला के 3 स्तरों पर सरकारें हैं। ठीक है, फिर क्या है, भारत में एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। और भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है। अब ये संघात्मक शासन व्यवस्था को कैसे दर्शाता है? भारत में एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है, यानी कि भारत के संविधान में जितनी भी बातें लिखी हैं उन बातों में केंद्र और राज्य के लिए और स्थानीय स्तर पर जैसे भी शक्तियों का विभाजन किया है वो सारी बातें देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, देश के संविधान में लिखी हुई हैं। ठीक, 2 बातों से अपन ने प्रूफ कर दिया। तीसरी बात क्या है, प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित हैं। हर एक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र कि केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके किन विषयों पर कानून बना सकती हैं, ये बातें भी स्पष्ट तरीके से लिखी हुई हैं, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, फिर अगली बात क्या है, इस संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। जब संविधान संशोधन की बारी आती है तो कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जिन पर संशोधन करने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है, राज्य सरकारों की भी। तो संविधान के जो मौलिक प्रावधान है उनको कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, दोनों स्तर की सरकारों की जरूरत होती है, यानी कि शक्तियों का विभाजन है, संघवाद है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगली बात क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की व्याख्या करेगा, यानी कि जो भी कानून बने हुए हैं उनमें कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इस प्रकार से हमें समझ में आता है इन विशेषताओं के माध्यम से कि एक भारत जो एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। चलिए चलते हैं आगे। हाँ जी, अगली बात क्या कही गई है संघात्मक शासन व्यवस्था को प्रूफ करने के संबंध में कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियां यानी कि कानूनी शक्तियां
विधायी शक्तियों का मतलब क्या होता है? विधायी शक्ति का मतलब होता है कानूनी शक्तियां। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा जाना, यानी कि विधायी शक्तियां तीनों स्तर पर बटी हुई हैं। सबसे पहले केंद्र स्तर पर कि संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। समवर्ती सूची के विषय पर कौन बनाएगा? राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के, ठीक है। फिर अगली बात क्या है? वित्तीय स्वायत्तता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत हैं, अपने अपने राजस्व के लिए, अपने अपने रेवेन्यू के लिए, ठीक है। कर लेने के, टैक्स लेने के, दोनों के, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के अपने अपने अलग अलग सोर्स हैं। अलग अलग सोर्स से, अलग अलग स्रोत से दोनों के पास कर आता है और उनका शासन चलता है, ठीक है। तो अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें शक्तियों का स्पष्ट रूप से हमें विभाजन केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और साथ ही साथ तीसरे स्तर में भी हमें दिखाई देता है। ऑलराइट, क्लियर? आखिरी सवाल, आज की मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज का आखिरी सवाल है, संघवाद की किन्हीं 3 बुराइयों की व्याख्या कीजिए तथा पंचायतों की मुख्य परेशानियों का वर्णन कीजिए। अभी सारी चीजें अपन बहुत पॉजिटिव वे में जान रहे थे कि संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, पंचायती राज की विशेषताएं बताइए, पंचायतों में 1992 से पहले क्या था, बाद में क्या है। अब भाई हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो 20वें क्वेश्चन में, आखिरी क्वेश्चन में हम संघवाद और पंचायती राज दोनों में जो कमियां हैं, परेशानियां हैं, बुराइयां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। रेडी हैं सभी? चलिए, तो क्या है, सबसे पहले अपन पहला पार्ट कर लेते हैं, संघवाद की बुराइयां, ठीक है, देख लेते हैं। पहली बुराई क्या है संघवाद की? केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली है। कैसे है? ऐसे है क्योंकि जब संविधान संशोधन की बात आती है तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन मौलिक प्रावधानों की बात आती है तो दोनों मिलकर करती हैं, यानी कि संविधान संशोधन में ज्यादा शक्ति केंद्र सरकार के पास है। फिर हम समवर्ती सूची के विषय की बात करें तो समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन जब इन दोनों के बीच विवाद आता है, यानी कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने समवर्ती सूची के विषय पर जो कानून बनाया है और अगर उस कानून में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाता है। ऑलराइट, ठीक है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है, जो कि संघवाद की बुराई है। दूसरी बात, संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को ही प्राप्त है, अभी हमने इसकी बात कही थी। फिर संसद को अधिक अधिकार है, किसके कंपैरिजन में? राज्य विधानमंडल के कंपैरिजन में, क्योंकि संसद कहां बैठी है? ऊपर, केंद्र सरकार, ठीक है। फिर क्या है? फिर है धन संबंधी अधिकारों का केंद्र के पास अधिक होना। जो धन संबंधी अधिकार हैं वो किसके पास ज्यादा हैं? वो हैं केंद्र सरकार के पास ज्यादा हैं, ठीक है। फिर क्या है? केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप। केंद्र सरकार जरूरत से ज्यादा बिना मतलब के फालतू में राज्य सरकारों के काम में हस्तक्षेप करती रहती है। तो ये क्या है? ये है संघवाद की बुराइयां, ठीक है। अब पंचायत की परेशानियां देख लेते हैं। देखो भाई, पंचायतों की परेशानियां, सबसे पहली बात है कि जागरूकता का अभाव है, क्योंकि निचले स्तर तक हर चीज नहीं पहुंच पाती, लोग उससे जागरूक नहीं रह पाते, जानकारी नहीं मिल पाती, अवेयर नहीं रह पाते। जब उन्हें जानकारी नहीं रहेगी, जागरूकता नहीं रहेगी, तो क्या होगा? उन तक जो योजनाएं पहुंच रही हैं उनका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि उनके लिए जो योजनाएं बन रही हैं वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है। फिर धन का अभाव, ठीक है, पैसों की कमी रहती है, क्योंकि राज्य सरकार से ही अनुदान मिलना है, इनको पैसा मिलना है, तो धन का अभाव रहता है। अधिकारियों की मनमानी, ऑफिसर्स अगर पंचायतों में, पंचायती वाले इलाके में पोस्टेड हैं,
ठीक है, वो अपनी मनमानी चलाते हैं। कैसे? वो जानते हैं जनता जागरूक नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी मनमानी चलाते रहते हैं, अपने अनुसार काम करते रहते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, काम करते हैं नहीं करते हैं। जन सहभागिता में कमी, अब जागरूकता नहीं है, अधिकारियों की मनमानी है, तो लोगों की भागीदारी भी नहीं दिखाई देती कि लोग शासन में भागीदार बने, जो उनके साथ गलत हो रहा हो उसका विरोध करें। ठीक है, बात आ रही है समझ में? अपनी डिमांड लेके जाएं। क्लियर हो रही है बात? तो लोग जागरूक नहीं है, इसलिए जन सहभागिता भी नहीं है। उसके बाद क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना, क्योंकि इनको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प कौन प्रोवाइड कराता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो समय पर जब इन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो धन का अभाव होगा, और समय पर पैसा नहीं मिला यानी कि इनका विकास नहीं हो पाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। एक ये परेशानी हो गई। तो ये सारी हो गई पंचायतों की मुख्य परेशानियां। तो आखिरी क्वेश्चन में हमने संघवाद और पंचायतों की परेशानी के बारे में जाना। अब जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं आज, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ऑलराइट, अगर कहीं भी कोई भी आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई कंसेप्ट समझ में ना आया हो, कोई ऐसा शब्द हो वो शब्द समझ में ना आया हो, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं। अब आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है, और अब क्या बचा इस चैप्टर का? अब बचा है वन शॉट रिवीजन, वो भी अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स जो है यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।